नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एजवर्थ मॉडल के बारे में। एजवर्थ मॉडल जो कि एक द्विआधारी मॉडल है, इसके बारे में एजवर्थ ने इसका विश्लेषण किया और इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अच्छे से क्लास अंत तक बने रहिएगा, आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजवर्थ ने जो इस मॉडल का जो है प्रतिपादन कब किया था। तो इसका प्रतिपादन 1897 ईस्वी में किया गया था, 1897 में किया गया था, ठीक है। और एजवर्थ ने 1897 में प्रतिपादित अपने इस द्वैधाकार मॉडल का विश्लेषण कुछ मान्यताओं को लेकर किया। इसमें जो मान्यताएं शामिल की गई, जो हम क्रूनो का द्विआधारी मॉडल पढ़ के आए हैं, तो उनकी कुछ मान्यताएं शामिल की और उनके अलावा कुछ और मान्यताएं शामिल की गई। क्रूनो के द्विआधारी मॉडल में हमने पढ़ा था कि दो स्वतंत्र विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है, और हमने ये भी उसमें एक मान्यता पढ़ी थी कि वस्तु विनाशशील व संग्रह न की जा सकने वाली होनी चाहिए और क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। और जो प्रत्येक विक्रेता को मांग वक्र का ज्ञान रखता है, और उत्पादन की जो लागत है वो शून्य मानी जाती है। उत्पादन की लागत जो है वो शून्य मानी जाती है। और प्रत्येक विक्रेता, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि प्रत्येक विक्रेता ये निर्णय करता है कि कितना उत्पादन और विक्रय करना है। और क्रूनो के जो मॉडल की मान्यता है उसमें एक और भी थी कि नई फर्मों का प्रवेश बंद होता है और प्रत्येक विक्रेता का जो लक्ष्य होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, वो लाभ को अधिकतम करना होता है। ये कुछ मान्यताएं हमने क्रूनो के द्विआधारी मॉडल में पढ़ी थी। तो ये मान्यताएं तो इसमें शामिल की ही गई है, लेकिन इसके अलावा भी इनमें कुछ मान्यताओं को शामिल किया गया जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहले बात करते हैं पहली मान्यता की कि प्रतिद्वंदी फर्म की कीमत है वो स्थिर रहती है। प्रतिद्वंदी कीमत फर्म जो है उसकी कीमत को क्या मानकर चलता है? स्थिर मानकर चलता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, दोनों विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं, समरूप वस्तुओं का विक्रय करते हैं, ठीक है। ये दूसरी मान्यता। तीसरी मान्यता की बात करें तो इसमें तीसरी मान्यता ये शामिल की गई कि दोनों जो विक्रेता हैं उनके मांग वक्र समान है, दोनों विक्रेताओं के मांग वक्र जो है वो समान है। और इसके बाद में नेक्स्ट मान्यता की हम बात करें जो है कि अल्पकाल में वस्तु की भिन्न कीमत हो सकती है, अल्पकाल में वस्तु की भिन्न कीमत भी हो सकती है। और इसके बाद में एक और मान्यता इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कुल मार्केट दोनों विक्रेताओं के बीच बराबर बराबर बांटी गई है, यानी कि जैसे जो भी जितना भी उत्पादन है उसे संपूर्ण बाजार में बराबर बराबर दोनों फर्मों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, जिसे कि हम इस रेखा चित्र के द्वारा आसानी से इसे विस्तार पूर्वक हम समझ सकते हैं। तो बने रहिए अपनी क्लास के साथ। तो अब हम इसका जो है वक्र के द्वारा इसका हम विश्लेषण पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये मान्यताएं दी होने पर, इन मान्यताओं के दिए होने पर जो है एजवर्थ ने एक ये जो चित्र के द्वारा इसको हल किया। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले विक्रेता ए की। विक्रेता ए की बात करें तो जो विक्रेता ए है, विक्रेता ए का जो मांग वक्र है वो डी ए है। विक्रेता ए ये यानी कि ये विक्रेता ए है और इसका जो मांग वक्र है वो डी ए है, ये इसका मांग वक्र है डी ए। और बात करें विक्रेता बी की बात करें हम तो विक्रेता बी, ये विक्रेता बी है और ये इसका जो डी बी ये जो है ये इसका मांग वक्र है विक्रेता डी का। अब बात करें जो सामान्य कीमत का सामान्य वक्र जो है वो ओ डी है, ये कीमत वक्र है, सामान्य वक्र जो कीमत का है वो ओ डी है। अब यहाँ पर बात करें कि जो कुल मार्केट है, जो कुल मार्केट में जो मांग है उस मांग को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया गया है, दोनों में बराबर बराबर बांट दिया गया है। यानी कि जो विक्रेता ए है उसके लिए तो जो है वो ओ ए, विक्रेता ए के लिए तो ओ ए और विक्रेता बी के लिए ओ बी, दोनों को बराबर बराबर ओ ए बराबर ओ बी, दोनों को बराबर बराबर बांट दिया गया है।
और यहाँ पर बात करें तो वो उत्पादन जो है, उत्पादन कहाँ तक कर सकते हैं, तो अगर हम उत्पादन की बात करें तो जो विक्रेता ए है वो जो है वो A2 तक उत्पादन कर सकता है, A2 तक अधिकतम उत्पादन कर सकता है। और इसी प्रकार हम बी की बात करें तो वो OB2 तक उत्पादन कर सकता है, OB2 तक अधिकतम उत्पादन कर सकता है। ठीक है, क्यों इससे ज़्यादा उत्पादन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी जो उत्पादन की क्षमता है वो सीमित है, उनकी उत्पादकीय क्षमता जो है वो सीमित है। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्म ए है वो मार्केट में प्रवेश करती है, सबसे पहले फर्म ए जो है वो मार्केट में प्रवेश करती है, तो वो OP1 कीमत पर, OP1 कीमत पर जो विक्रेता ए है, फर्म ए है, वो OP1 कीमत पर O1 इकाइयाँ बेचेगी। OP1 कीमत पर अगर बात करूं विक्रेता ए की बात करूं तो वो OP1 कीमत पर कितनी मात्रा को बेचेगा? वो OA1 इकाई बेचेगा, OA1 इकाई को बेचेगा। कौन सी कीमत पर? OP1 कीमत पर विक्रेता ए। और इस प्रकार ये जो इसका जो लाभ है वो लाभ का क्षेत्र इसका क्या आएगा? इसका लाभ का क्षेत्र आएगा OA1 EP1। तो इसका जो लाभ का क्षेत्र आएगा वो आएगा ये कुल उत्पादन क्षमता या कुल लाभ बता सकते हैं इसका हम OA1 EP1, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुल उत्पादन क्षमता की बात करें तो जो विक्रेता ए है इसकी कुल उत्पादन क्षमता OA होगी, और इसका जो लाभ जो मैंने अभी आपको बताया है लाभ हो जाएगा OA1 EP1, ये वाला जो है ये इसका लाभ हो जाएगा। अब हम बात करें, आगे बात करें, यहां पर इसका कारण है कि बिंदु A1 जो है वो O और A के मध्य में है, बिल्कुल बीच में है, आधे भाग में स्थित है। यहाँ पर MR वक्र को दिखाया नहीं गया है क्योंकि वह समानांतर अक्ष को जो MC वक्र है, जो सीमांत लागत वक्र है, जो सीमांत लागत वक्र जो है उसे A1 बिंदु पर काटता है, उसे दिखाया नहीं गया है MR वक्र को। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे। अब बात करते हैं हम, ये बात होगी फर्म ए की, विक्रेता ए की। अब बात करते हैं हम फर्म बी की। ठीक है, अब मान लीजिए कि फर्म बी जो है वो बाजार में प्रवेश करती है और यह मानकर चलती है कि ए जो है वो अपनी कीमत को नहीं परिवर्तित करेगी, यानी कि प्रतिद्वंदी फर्म की कीमत क्या मानी जाती है? इसमें स्थिर मानी जाती है। ठीक है, इसलिए OP1 कीमत से थोड़ी कम कीमत लेगी। ये जो फर्म बी है वो OP1 कीमत से थोड़ी कम कीमत लेगी, ताकि जो कुछ ग्राहक है वो जो ए के पास न जाकर किसके पास आए? उसके पास आए, क्योंकि वह यह मानकर चलती है कि फर्म ए जो है वो अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी। यहाँ पर जो फर्म ए की कीमत है वो फर्म बी की कीमत से क्या है? ज़्यादा है। अगर कीमत ज़्यादा होगी तो क्योंकि समरूप वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अगर कोई ज़्यादा कीमत ले रहा है तो उसके पास थोड़े ना जाएगा ग्राहक तो उसके पास जाएगा, क्योंकि वस्तु सेम ही है लेकिन कीमत कम है तो कम कीमत वाले के पास जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका कम खर्चा होता है। अब बात करें आगे हम, अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए, अगर जब फर्म ए को पता चलता है कि उसकी बिक्री कम हो गई है, फर्म ए को पता चलता है कि उसकी बिक्री कम हो गई है, तो फर्म ए भी क्या करेगा? अपनी कीमत को कम करेगा, लेकिन क्या मानते हुए कम करेगा? यह मानते हुए कि प्रतिद्वंदी जो फर्म है, फर्म बी जो है वो अपनी कीमत को नहीं परिवर्तित करेगी। इससे दोनों में ही क्या हो जाता है? कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और जब तक दोनों OP2 कीमत पर नहीं पहुंच जाते हैं, OP2 कीमत पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक जो है ये जो दोनों फर्में हैं इस कीमत पर दोनों फर्में ए और बी जो है अपनी क्षमता उत्पादन यानी कि OA2 और OB2 तक उत्पादन करती रहती है। और इन दोनों के ही इन कीमतों पर जो इनके जो लाभ क्षेत्र प्राप्त होता है दोनों ही फर्मों का, जो फर्म ए का जो लाभ प्राप्त होता है वो तो होता है O2GP2, तो इसका होता है OA2GP2 फर्म ए की बात करें तो। अब हम बात करें फर्म बी की, तो फर्म बी का जो लाभ OP2 कीमत पर जो क्या होगा वो होगा, फर्म बी की बात करें फर्म बी का होगा OB2
2FP2 ये वाला, और ये इधर फ्रॉम ए का हो जाएगा। कब होगा? जब कीमत दोनों की OP2 पर आ जाएगी, तो OP2 कीमत पर इनका ये लाभ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करें कि यहाँ पर एजवर्थ ने क्या कहा था। एजवर्थ के अनुसार कि ये जो OP2 कीमत है, OP2 जो कीमत है, इसे स्थिर नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? कि दोनों में से किसी भी फर्म की कीमत बढ़ाकर OP1 करने की प्रेरणा होती है। दोनों में से किसी भी फर्म को ये प्रेरणा होगी कि वो कीमत को OP1 करे वापस से, ताकि वह एकाधिकार लाभ अर्जित कर सके, और वापस से फिर दोनों के बीच में कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार एजवर्थ ने कहा कि हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहां से हम चले थे, और ये जो चक्कर है फिर ये नया चक्कर दोबारा से शुरू हो जाता है। और एजवर्थ के अनुसार जो कीमत है वो क्या है? OP1 और OP2 के बीच क्या है? डोलती रहती है, कीमत डोलती रहती है, और एक क्षण के लिए भी ये यहाँ पर रुकती नहीं है। इस प्रकार ये जो द्वैधाधिकार की स्थिति है, ये जो है अनिश्चित और असंतुलन की स्थिति है। अनिश्चित, ये द्वैधाधिकार की जो स्थिति है, ये अनिश्चित और अस्थिर संतुलन की स्थिति है, अस्थिर संतुलन की स्थिति है। इसलिए जो है एजवर्थ मॉडल में कीमत दोनों सीमाओं के बीच यानी कि अधिकतम और न्यूनतम के बीच परिवर्तित रहती है, इसलिए यह एक अस्थिर साम्य मॉडल भी है। ठीक है, और ये था एजवर्थ मॉडल। आपको छोटी सी क्लास में 12-13 मिनट की क्लास में एजवर्थ मॉडल को कंप्लीट करवा दिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बनकर तैयार हैं। अगर किसी को लेना है तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए टेलीग्राम नंबर पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।